बीकॉम सेमेस्टर थर्ड के मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों को अंकेक्षण के बारे में बताने जा रहा हूं। परंतु अंकेक्षण को जानने से पहले लेखांकन को जानना ज़रूरी है। लेखांकन क्या है ये आप पहले से ही जानते हैं, परंतु इसे संक्षिप्त रूप में आपको समझा देता हूं ताकि अंकेक्षण को समझना आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए अभी हम देखते हैं कि लेखांकन किसे कहते हैं। लेखांकन को इंग्लिश में अकाउंटेंसी कहते हैं। साधारण शब्दों में व्यापार में होने वाले सभी लेन देनों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना एवं उनकी सहायता से व्यापार में होने वाले लाभ हानि तथा व्यापार की वास्तविक स्थिति का पता लगाना ही लेखांकन कहलाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यापारी जब व्यापार करता है तो एक निश्चित समय के बाद वह ज़रूर जानना चाहता है कि इस लेन देन से उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, उसकी वास्तविक स्थिति कैसा है, अर्थात कितनी पूंजी है, कितने की संपत्ति है, कितना उधार खरीदा है, कितना उधार बेचा है, देनदारी कितनी है, लेनदारी कितनी है। इन तमाम चीज़ों को वह जानना चाहता है और इन सभी चीज़ों को जानने के लिए उसे व्यापार में होने वाले सभी लेन देनों को लिखा जाता है ताकि उस लेन देन की सहायता से वह लेखांकन की प्रक्रियाओं के तहत वह व्यापार की लाभ हानि तथा व्यापार की वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि लेखांकन में किस तरह से लेन देनों को लिखा जाता है, कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हम लाभ हानि को जान पाते हैं। तो आइए हम जानें लेखांकन की प्रक्रिया। तो लेखांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत आप जानते हैं कि सबसे पहले लेखांकन में हम सब जर्नल बनाते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में रोजनामचा कहते हैं। और आप जानते हैं कि यह लेखांकन का प्रथम चरण है जिसमें व्यवसाय में होने वाले प्रत्येक लेन देनों को उसके डेबिट और क्रेडिट के साथ लिखा जाता है। फिर से दोहरा दे, जर्नल लेखांकन की प्रथम प्रक्रिया है जिसमें व्यापार में होने वाले सभी लेन देनों को उसके डेबिट पक्ष तथा क्रेडिट पक्ष के साथ लिखा जाता है। अगर आप इस परिभाषा को लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसकी परिभाषा को धीरे धीरे सुनकर लिख सकते हैं। जर्नल के बाद जर्नल की सहायता से हम लेजर बनाते हैं। लेजर को हम हिंदी में खाता बही कहते हैं। और आप जानते हैं कि यह लेखांकन की द्वितीय चरण है जो जर्नल के बाद जर्नल की सहायता से बनाई जाती है। इसमें एक ही खाते से संबंधित सभी लेन देनों को एक जगह लिखा जाता है। यही अंतर है जर्नल और लेजर में। जर्नल लेखांकन का प्रथम चरण है जबकि खाता बही लेखांकन का द्वितीय चरण है। खाता बही जर्नल के बाद जर्नल की सहायता से बनाया जाता है जिसमें एक ही खाते से संबंधित सभी लेन देनों को लिखा जाता है। जैसे अगर हम परचेज का लेजर बना रहे हैं तो इसमें केवल परचेज से संबंधित लेन देन होगा। अगर हम सेल्स का लेजर बना रहे हैं तो इसमें सेल्स से संबंधित लेन देन होगा। अगर हम रेंट का बना रहे हैं तो रेंट से संबंधित, कैश का बना रहे हैं तो कैश से संबंधित, बैंक का बना रहे हैं तो बैंक से संबंधित। और इस लेजर से पहले जब हम लोग जर्नल बनाते हैं तो आपको मालूम है इसमें प्रत्येक लेन देन को लिखा जाता है, चाहे हम खरीद रहे हों, चाहे हम बेच रहे हों, चाहे हम किराया दे रहे हों, चाहे हम वेतन दे रहे हों। जर्नल में प्रत्येक लेन देन को लिखा जाता है जबकि खाता बही में एक ही खाते से संबंधित समस्त लेन देनों को लिखा जाता है। लेजर के बाद लेजर की सहायता से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लेखांकन का तृतीय चरण है, ये ट्रायल बैलेंस। और आपको मालूम है ट्रायल बैलेंस को हम लोग हिंदी में तलपट कहते हैं। ये ट्रायल बैलेंस क्या है? तो यह खाता बही का सारांश है। आप सभी जानते हैं कि जब हम लेज़र बनाते हैं तो लेज़र बनाने के बाद हम लेज़र का बैलेंस करते हैं।
जिसकी सहायता से हमें सीडी और बीडी निकलता है। अतः उस बीडी के सारांशों को डेबिट वाले को डेबिट में और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखकर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और आपको मालूम है कि ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्ष आपस में बराबर आते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या जर्नल के बाद लेजर और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाने के से क्या हमें व्यवसाय की लाभ हानि का पता चल जाता है? क्या हमारी वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है? तो जवाब है नहीं। यहाँ तक न तो हमें लाभ हानि का पता चलता है, न ही वास्तविक स्थिति का पता चलता है। जर्नल से हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितने लेन देन हुए। लेजर से हमें ये पता चलता है कि एक ही खाते से संबंधित कितने लेन देन हुए। जैसे अगर हम परचेज किए तो कौन कौन से समय में कितना कितना परचेज किया गया, सेल किए गए तो किस तारीख में कितना कितना विक्रय हुआ, किराया कब दिए, वेतन कब दिए। एक ही खाते से संबंधित लेन देन हमें खाता बही में पता चलता है, परंतु यह नहीं पता चलता है कि भैया लाभ हुआ या हानि हुआ, हमारी वास्तविक स्थिति कैसी है। फिर हम लेजर के बैलेंस की सहायता से हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और यहाँ तक की प्रक्रिया जो है पुस्त पालन कहलाता है। यहाँ तक की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पुस्त पालन कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है, तो लेखांकन की प्रथम प्रक्रिया जर्नल के बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस तक बनाने की प्रक्रिया पुस्त पालन यानी कि बुक कीपिंग कहलाता है। और बुक कीपिंग को कोई भी एक साधारण से साधारण व्यक्ति बना सकता है। यह बनाना बिल्कुल आसान होता है, जिसे कोई साधारण व्यक्ति भी क्या कर सकता है? बना सकता है। लेकिन यहाँ तक हमारे लेखांकन के उद्देश्य पूरा नहीं हुए, इसका मतलब है कि इसके बाद भी कुछ प्रक्रियाएं होंगी। तो जी हाँ, इसके बाद की प्रक्रिया है कि ट्रायल बैलेंस के बाद हम ट्रायल बैलेंस की सहायता से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसे आप फर्स्ट ईयर में फाइनल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट को हम लोग हिंदी में वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं और फाइनल अकाउंट को हम लोग अंतिम खाता कहते हैं। अब इस ट्रायल बैलेंस की सहायता से 3 खाते बनाए जाते हैं। पहले बनाते थे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बनाते थे बैलेंस शीट। परंतु कंपनी अधिनियम 2013 के बाद अब इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, इसलिए अभी हम लोग आधुनिक वाला ही लिखते हैं। एक हो गया इनकम स्टेटमेंट। क्या हो गया? इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आय विवरण। क्या कहते हैं? आय विवरण। और इधर हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट, जिसे हम लोग आर्थिक चिट्ठा के नाम से भी जानते हैं। तो यह हो गया आर्थिक चिट्ठा। अब सवाल उठता है कि क्या सर इसके बनाने के बाद हमें व्यापार का लाभ हानि पता चलेगा कि नहीं? तो जी हाँ, अब ज़रूर चलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। नाम ही है आय विवरण, अतः यह आय का विवरण बताता है। और इसके अंतर्गत 2 चीज़ें बनाई गई। पहला क्या बनाया जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। हम जान रहे हैं कि अभी आप लाइव नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे साथ दोहराइए। आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, तो मन में ही दोहराइए। पहला हो गया ट्रेडिंग अकाउंट और मन में बोलिए। दूसरा क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? व्यापारिक खाता। आप अपने मन में दोहराइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मन में बोलिए, क्या बोलते हैं? लाभ हानि खाता। अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमें व्यवसाय का सकल लाभ या सकल हानि का पता चलता है। और जब लाभ हानि बनाते हैं तो हमें शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का पता चलता है। अब आपके मन में ज़रूर यह इच्छा जागृत हो गया होगा कि भैया सकल लाभ या हानि को क्या कहते हैं? तो वह लाभ या हानि जो क्रय और विक्रय से केवल प्राप्त होता है, वह सकल लाभ या सकल हानि कहलाता है। जबकि सकल लाभ या सकल हानि में व्यापार के अन्य लाभ और हानि को जोड़ दिया जाता है, यानी
तब उससे प्राप्त होने वाला लाभ शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहलाता है। बिजनेस का एक्चुअल लाभ जो है यह शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ही होता है। अभी मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें दोनों में क्या अंतर है नहीं बता रहा हूँ। अभी शॉर्ट में केवल इतना जान जाइए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत दो चीज़ें बनाई गई, इनकम स्टेटमेंट और दूसरा बैलेंस शीट। फिर इनकम स्टेटमेंट में दो चीज़ें बनाए गए, पहला ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर आ जाता है बैलेंस शीट। और आपको मालूम है कि बैलेंस शीट के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष। पहला हो गया कैपिटल एंड लायबिलिटीज साइड और दूसरा होता है एसेट साइड। अब यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो मैंने देखा कि लेखांकन प्रक्रिया को हमने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। इतने दूर की प्रक्रिया बुक कीपिंग के नाम से जानी जाती है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाद जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो यहाँ तक की प्रक्रिया जो है वह लेखांकन कहलाता है, अकाउंटेंसी यानी लेखा कर्म कहलाता है। यहाँ तक की प्रक्रिया क्या कहलाता है? लेखा कर्म यानी कि अकाउंटेंसी कहलाता है। और इसे कोई साधारण व्यक्ति बना नहीं सकता है। यह व्यक्ति जो इसे बनाता है उसे लेखापाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेखापाल कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ जानेंगे कि अब अगर मुझे लेखांकन बनाना है तो स्वाभाविक है लेखांकन हम कब बनाएंगे? जब हम बुक कीपिंग बनाएंगे। बिना बुक कीपिंग की सहायता से हम लेखांकन नहीं बना सकते। इसलिए कहा जाता है कि जहां लेखा कर्म समाप्त हो जाता है, जहां पर लेखा कर्म क्या हो गया? समाप्त हो जाता है, वहीं से क्या होता है? लेखांकन प्रारंभ होता है। और लेखा कर्म बुक कीपिंग को कोई भी साधारण व्यक्ति बना सकता है, लेकिन लेखा कर्म को एक ज्ञानी व्यक्ति ही बना सकता है, एक लेखापाल ही बना सकता है। अब आपके मन में ये विचार चल रहा होगा कि सर आपने कहा कि अंकेक्षण पढ़ाएंगे, लेकिन ये तो सर आप लेखांकन के बारे में बताए जा रहे हैं। तो आप जानते ही हैं कि जब मैं किसी भी चीज़ को पढ़ाता हूँ तो उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करके ही बताता हूँ, और अंकेक्षण को समझने के लिए लेखांकन को समझना ज़रूरी है। कैसे? अब इस चीज़ को जानिए। तो एक चीज़ तो आप जान गए कि लेखांकन की प्रथम प्रक्रिया जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, यहाँ तक की प्रक्रिया पुस्तपालन कहलाती है। और इसके बाद इसकी बुक कीपिंग की सहायता से हम व्यवसाय में होने वाले लाभ हानि और उसकी वास्तविक स्थिति को जानते हैं, जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? लेखाकर्म कहलाती है। अब यहाँ से स्टार्टिंग होता है ऑडिटिंग, अंकेक्षण। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि ऑडिटिंग, अब ये ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंकेक्षण। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि अंकेक्षण क्या है। इस अंकेक्षण क्या है को जानने के लिए फिर से यहाँ पर आइए कि यह जो लेखांकन बनाया गया, यह लेखांकन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आपको पता है कि लेखांकन लेखापाल के द्वारा बनाता है। लेखापाल कौन होता है? तो जवाब है कि लेखापाल वह व्यक्ति है जो लेखांकन को बनाता है। तो कभी कभी यह लेखांकन का काम दुकान का मालिक स्वयं कर लेता है। तो चूंकि वह स्वयं किया है इसलिए इसकी सत्यता की जांच करने की उसे आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब व्यापार का आकार बड़ा होता है और वहाँ का मालिक स्वयं लेखांकन को बना नहीं पाता है, वह लेखांकन को नहीं बना पाता है समय के अभाव के अभाव से या जानकारी के कारण, तब वह लेखांकन को नहीं जब बना पाता है तो वह एक व्यक्ति को नियुक्त करता है जो इस लेखांकन को बनाता है और वह लेखापाल कहलाता है। अब मुझे यह बताइए कि दुकानदार अलग है, लेखांकन बनाने वाला व्यक्ति अलग है। अब क्या दुकानदार को आंख बंद करके लेखापाल के द्वारा बनाए गए लेखांकन को मान लेना चाहिए? तो जवाब है कि हाँ सर, मान लेना चाहिए। लेकिन सर्वथा अगर वो विश्वासी है, सही है, तो मान लेना चाहिए। लेकिन अगर लेन देन बड़ा है और जब लेन देन बड़ी है तो हमें कभी कभी उसकी सत्यता की जांच भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि विश्वास सही बात है लेकिन हमेशा ही विश्वास पर वो सत्य ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जब व्यापार का मालिक लेखापाल के द्वारा बनाए गए लेखांकन की सत्यता की जांच करता है तो वह अंकेक्षण कहलाता है। अब सारांश में फिर बता दें कि एक ध्यान से सुनिएगा और इसे पॉज करके लिख भी लीजिएगा। जब एक लेखापाल के द्वारा बनाया गया लेखांकन, जब एक लेखापाल
पाल के द्वारा बनाया गया लेखांकन की सत्यता की जांच की जाती है तो उसकी सत्यता की जांच ही क्या कहलाती है? अंकेक्षण। हम सारांश में लिख भी देते हैं, या जो परिभाषा है वो साधारण परिभाषा है, फिर विद्वानों के मुताबिक मैं इस परिभाषा को लिखा दूंगा, परंतु इसे समझने के लिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। जब लेखापाल द्वारा बनाया गया लेखांकन की सत्यता की जांच की जाती है, सत्यता की जांच की जाती है, तो यह प्रक्रिया ही अंकेक्षण कहलाता है। तो यह प्रक्रिया ही अंकेक्षण कहलाता है। और अंकेक्षण प्रक्रिया करने वाले व्यक्ति को अंकेक्षक कहते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से जान गए कि अंकेक्षण क्या है। अंकेक्षण है लेखा पुस्तक जो कि लेखापाल के द्वारा बनाया गया है, उसकी सत्यता की जांच करना ही क्या कहलाता है? अंकेक्षण कहलाता है। और अंकेक्षण प्रक्रिया को करने वाला व्यक्ति जो है वह अंकेक्षक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक अध्याय खत्म हो गया। अब हम आपको विस्तार से अगले वीडियो में बताएंगे कि अंकेक्षण क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ, किस तरह से कब से शुरुआत हुआ और कब आज परिस्थिति में अंकेक्षण का महत्व कितना ज़्यादा, इसका विस्तार कितना हुआ है। आज के लिए इतना ही। सेकेंड वीडियो में फिर अंकेक्षण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझने में किसी भी तरह की समस्या हुई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा बताइए, फिर मैं आपके समस्या का समाधान करूँगा। धन्यवाद।